हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो बच्चे भी हमसे नए जुड़े हैं और उन्होंने बाकी की क्लासेस नहीं देखी हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है, तो आप लोग वहां से जाकर सारी क्लास देख सकते हैं और उन सारी क्लासेस की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और हमारे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोग ज़रूर जाकर प्लेलिस्ट में से देख लें। और अब हम नई सीरीज से स्टार्ट करते हैं और आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। कहता है क्या, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ठीक है, जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है। तीसरा कहता है कि समय के साथ शनै शनै कम हो रही है। यह कहता है कि अध्यापक से बालक तक आती है। ठीक है, तो क्या होता है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल ये सभी में पाई जाती है। तो सीखना एक ऐसी सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, जिसे हम निरंतरता का सिद्धांत से जोड़ सकते हैं, जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यही तो होता है ना। ये प्रक्रिया समस्त प्राणियों में पाई जाती है। ठीक है, जन्म के तुरंत बाद ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कहता है कि विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। कहता है कि विविध शिक्षण आवश्यकता वाले मतलब समझते हो ना, जो अलग अलग तबके से आए हैं। बैठने की निश्चित व्यवस्था, लचीला पाठ्यक्रम, मानकीकृत आकलन या पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ठीक है, देखो जो इनके लिए क्या होना चाहिए, यानी कि विविध शिक्षण पाठ्य आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लचीले पाठ्यक्रम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, है ना। इससे होता क्या है, देखो इससे सभी प्रकार के विद्यार्थियों को सीखने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। लचीला होगा ना, तो जैसे कि जिसकी बुद्धि लब्धि 140 है, तो हम उसके अनुसार उसको शिक्षा देंगे। किसी की बुद्धि लब्धि 40 है केवल, तो हम उसको उसके अनुसार देंगे। तो लचीला है, इसी की वजह से तो हम कर पा रहे हैं ऐसा, वरना थोड़ी ना कर पाते। क्योंकि यदि पाठ्यक्रम बहुत कठिन हो जाएगा तो मंद एवं सामान्य बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए क्या होगा, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जिससे वे पाठ्यक्रम के साथ सामान्यता नहीं कर पाएंगे। और यदि पाठ्यक्रम अत्यधिक सरल होगा तो जो प्रतिभाशाली होंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जिनकी बुद्धि लब्धि 140 होगी, तो उनको भी क्या होगा, सही से उसे नहीं समझ, मतलब बहुत सरल लगेगा, तो वहाँ पे भी दिक्कत होगी। तो यानी कि होता क्या है कि अतः कक्षा में सभी विद्यार्थियों का साथ लेकर चलने हेतु लचीले पाठ्यक्रम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। कहता है प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु, या सामाजिक सर्वेक्षण हेतु, या व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। तो केस स्टडी होती है क्या, पहले तो ये समझ लीजिए। देखो केस स्टडी विधि में क्या होता है, शिक्षण अधिगम की जो समस्याओं का समाधान व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, जैसे ग्रुप में नहीं किया जाता है, व्यक्तिगत रूप में किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन में प्रत्येक छात्र को अपने ढंग से सीखने का अवसर दिया जाता है और इस विशेषता को स्वयं गति का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि सीखने की गति डैश है। कहता है पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है। कहता है कि पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर है। कहता है कि व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है, या व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र, यानी कि अलग अलग है। ठीक है, तो सीखने की गति से क्या मुराद है, ये बताना है आप लोगों को। देखो मैंने पहले भी बताया था कि सीखना क्या होता है, निरंतर चलता रहता है। किस वाले सिद्धांत से, निरंतरता के सिद्धांत से। सामान्यतः ये आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का क्या होता है, अर्जन होता है, जिसके द्वारा व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन एवं वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होती है। सीखने की गति सभी लोगों में क्या होती है, अलग अलग होती है, ये आपको याद रखना है ना। सामान्यतः सीखने की गति व्यक्तिगत कारकों, जैसे कि बुद्धि हो गई, रुचि हो गई, आपकी अभिवृत्ति क्षमता हो गई, एवं पर्यावरणीय कारक, जैसे कि सीखने का वातावरण हो गया, शिक्षण विधियां हो गई, तकनीक का प्रयोग हो गया, ये सब क्या होता है, पारस्परिक क्रिया पर निर्भर होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन हो गया आपका व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर। और
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा होता है? चित्र दिखाने से क्या दिखाने से? चित्र दिखाने से। कहता है इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है। ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है मुझे, है ना? आपको भी लगता होगा। इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, हो सकता है विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं इसलिए दिखाया जाता है, हो भी सकता है इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है, ये भी हो सकता है भाई, है ना? तो बेस्ट ऑप्शन कैसे निकालें भाई हम, ये भी सोचते हुए। देखो कक्षा में होता क्या है, कक्षा में जब शिक्षक शिक्षार्थियों को अनेक तरीक़ों से पढ़ाया जाता है, यही तो कोशिश करता है। यदि आप एक शिक्षक होते तो यही तो करते हैं। जैसे कि चित्रात्मक विधि हो गई, ये जो होती है विधि एक प्रमुख विधि होती है। इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है कि चित्र प्रदर्शन के माध्यम से अधिगम कराया जाता है। पढ़ाते समय चित्र दिखाने से विद्यार्थी को पाठ को आसानी से समझने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है ना? तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा? इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? यानी कि प्रारंभिक सामाजिक विकास में, है ना? कहता है अपने ही लिंग के माता पिता या पिता से अलगाव, घर का वातावरण और बालक की अपने समूह एवं मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्तियाँ, संवेगात्मक सुरक्षा की आंशिक योग्यता। ये तो आपको पता ही है कि प्रारंभिक में वही जो मैंने बताया था, प्राथमिक एजेंसी घर हो जाएगा, यानी कि घर का वातावरण हो जाएगा। देखो सामाजिक विकास क्या होता है? वे प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह यानी कि जिसमें वो रहता है मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का क्या होता है? विकास होता है। यानी कि जिस घर में वो रहता है, जिस तरीके के तौर तरीके उसके घर में चलते हैं, है ना? और जिसका जैसे कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में उसका घर का वातावरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना? मैंने ये भी बताया था कि प्राथमिक एजेंसी कौन हो जाएगी? घर हो जाएगा। दूसरी कौन हो जाएगी? विद्यालय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बालकों में यदि अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वे उनके मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करें। कहता है कि उनके सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें तथा अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे। कहता है कि उनके शारीरिक संगठन को ध्यान में रखें और या उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें। देखो स्वतंत्र तो नहीं छोड़ना, ये तो आप लोगों को ही पता है ना? तो बालकों में यदि अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना हम लोगों को करनी है टीचर होने के नाते, तो शिक्षक को चाहिए क्या? एक शिक्षक को यानी कि चाहिए है कि वे उनके सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें तथा अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करें। ये सबसे वैज्ञानिक अच्छा और तरीका है। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर आप 7 का दूसरा देखेंगे तो सबसे बेस्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 की। और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? ठीक है, कहता है मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, बच्चों को यहाँ पे देखो करना, बच्चों को समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना, शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। ठीक है, देखो सबसे पहले मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, बिल्कुल ये ठीक है भैया। आप जो मूल्यांकन आप कर रहे हैं उसके लिए कुछ तो बनाएंगे, कोई उपकरण तो बनाएंगे, कोई मापदंड तो बनाएंगे। शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करेंगे मूल्यांकन के बाद, है ना? बच्चों को समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना। देखो मैंने बताया था कि बच्चों को श्रेणी में नहीं बांटना है कि तू गधा है, तू उल्लू का पट्टा है, तू मंदबुद्धि का है, तू कुशाग्र बुद्धि का है। बच्चों को इसमें नहीं बांटना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 कट गया। अब ऑप्शन नंबर 3 जिसमें भी होगा वो तो ऑप्शन होगा नहीं, ये काट दो आप। कहता है कि शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, बिल्कुल एकीकृत करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 देख लो किस में है। 1, 2 और 4 पहले वाले ऑप्शन में है। ठीक है, आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन लॉरेंस कोलवर्थ से क्या कहता है? कहता है कि लॉरेंस कोलवर्थ द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के लिए स्तर पर व्यक्ति ये तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं। ऑप्शन कहता है कि आज्ञापालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, या सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है,
देखो कोहल वर्ग ने कितनी अवस्था दी हैं, 3 अवस्थाएं दी हैं। इन 3 की 2-2 उप अवस्थाएं हैं, यानी कि कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, पहली अवस्था की 2, ये दूसरी उपअवस्था है आज्ञापालन एवं दंडविन्यास, ये होगा नहीं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, यानी कि आप अच्छे बनो समाज आपकी वाहवाही करेगा, तो ये भी नहीं है। कह रहा सार्वभौमिक नैतिकता, सार्वभौमिक नैतिकता क्या होती है, यानी कि परोपकार, यानी कि मैं भूखा तो रह लूँगा लेकिन तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। लेकिन अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अवस्था क्या कहती है, अभिविन्यास क्या कहता है कि अपना अपना हित देखना, यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि तुम मेरी मत कहना मैं तुम्हारी नहीं कहूँगा, है ना। तुम मुझे टमाटर दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, यानी कि क्या हो रहा है कि इसमें समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। कह रहा है सौर प्रणाली का आरेख बनाओ। देखो केवल एक ही उत्तर होगा इसका, तो ये तो होगा नहीं, बनतंत्र वाला उत्तर है, ये भी नहीं होगा। कह रहा है 328 को 984 से गुणा करो, ये भी बनतंत्र वाला उत्तर है, यानी कि इसका एक आंसर होगा। कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, ये भी एक, इसका भी एक ही उत्तर दिया जाएगा, है ना। तो बचा क्या, खुला अंत वाला प्रश्न चाहिए हमें, यानी कि शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। जब वो विश्लेषण करेंगे तो उसके एक से अधिक उत्तर होंगे, यानी कि यहाँ पे अपसारी चिंतन समालोचनात्मक चिंतन, यानी कि खुला अंत वाला प्रश्न है ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।